Good morning, students. Today we are going to do oxy acids of phosphorus, and phosphorus is related to 15th group. This is np3 electronic configuration group. मीन्स इस ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं इनका इलेक्ट्रॉनीय विन्यास np3 होगा, यानी लास्ट में np3 आएगा। np3 का मतलब यहाँ पे जो है ये है कि p कप में 3 इलेक्ट्रॉन भरे होंगे अंतिम कक्षक में। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट phosphorus, oxy acids of phosphorus, and phosphorus is related to group 15th, means 5th A group. In this group nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony and bismuth is present. So this group is NPASSPPI. ओके, सो हम यहाँ पर फॉस्फोरस के बारे में बात करेंगे और आपके सिलेबस में बीएससी फर्स्ट ईयर में इनऑर्गेनिक में जो है फॉस्फोरस के ऑक्सी एसिड्स आपकी बुक में है, जो आपके सिलेबस में है। सो हम लोग उसके बारे में अभी बात करते हैं। तो फॉस्फोरस के जो ऑक्सी एसिड्स हैं उसके लिए आपको एक सीरीज़ याद करनी होगी, वो ये है। इस सीरीज़ में टेबल है एक ऑक्सी एसिड ऑफ फास्फोरस, देयर बेसिसिटी, एसिड स्ट्रक्चर। ओके, तो यहाँ पर जो बेसिक स्ट्रक्चर है और उसकी बेसिसिटी यानी उसकी क्षारकता और वो जो अम्ल है जो फास्फोरस से बना हुआ है उसके बारे में दिया गया है। पहला जो फर्स्ट नंबर पर है वो है हाइपोफॉस्फोरस एसिड। हाइपोफॉस्फोरस एसिड H3PO2 होता है और इसका जो बेसिसिटी है वो 1 होगी। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास जो है इसकी स्ट्रक्चर आएगी। आपको ये स्ट्रक्चर लर्न करनी है। इसके बाद में आता है ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। हाइपोफॉस्फोरस एसिड के बाद में ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। ऑर्थो में दोनों जो है तीन लगे हुए हैं, ये आपको याद रखने के लिए एक ट्रिक हो सकती है। H3PO3 बेसिसिटी यहाँ पर 2 है। यहाँ पर बेसिसिटी जो है वो एसिड की बेसिसिटी होती है और बेस की एसिडिटी होती है। तो जितना बेस है मतलब एसिड है उसमें जो OH देगा जितने, वो उसकी बेसिसिटी होती है। जैसे यहाँ पर एक OH दे रहा है, इसका मतलब एसिडिटी इसकी बेसिसिटी इसकी 1 है। इसी तरह से OH यहाँ पर 2 है तो ये 2 होगी। इसी तरह से तीसरे नंबर का जो है वो है हाइपोफॉस्फोरस एसिड। ठीक है, हाइपोफॉस्फोरस एसिड जो है इसमें क्या होगा, H2P2 H4P2O6। ओके, H2O4P2O6 जो है वो 4 है और इसमें ये एसिड का स्ट्रक्चर है। इस तरह से ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड है, इसके अंदर भी इस तरह से है। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं हमारे पास पायरोफॉस्फोरिक एसिड आता है। इसकी बेसिसिटी 4 OH हैं, 4 है। ठीक है, इसी तरह मेटाफॉस्फोरिक आता है HPO3। ठीक है, इसकी जो स्ट्रक्चर है वो पॉलीमेरिक है, मीन्स पॉलीमर है। सो इसको लंबाई में आप बनाते रहिए। और दूसरा इसमें जो है बेसिसिटी इसकी 1 है। ठीक है, तो इस तरह से अस और इक वाले जो हैं एसिड यहाँ पर प्रेजेंट हैं। हाइपोफॉस्फोरस
हाइपोफॉस्फोरिक, ऑर्थोफॉस्फोरस, ऑर्थोफॉस्फोरिक। ओके, यहाँ पर आपको एक करेक्शन करना है, यहाँ पर हाइपोफॉस्फोरिक एसिड है, ठीक है, ऊपर हाइपोफॉस्फोरस है, नीचे हाइपोफॉस्फोरिक एसिड है। मतलब जैसे हमने सल्फ़र के कंपाउंड किए थे उसी तरह से ये आपको करने हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको लिख भी सकते हैं। तो इस तरह से हम इसकी जो है केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। मतलब आपके जो सिलेबस है उसमें केमिस्ट्री बताई हुई है कि केमिस्ट्री क्या होती है फास्फोरस की, ऑक्सी एसिड्स की। तो केमिस्ट्री ऑफ द ऑक्सी एसिड ऑफ फास्फोरस में बी इजीली अंडरस्टूड ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स। In the structure of all the oxy acids of phosphorus, the arrangement around each phosphorus is tetrahedral. ठीक है, अब आप देखेंगे कि अरेंजमेंट जो इनका है उसमें जितने भी फास्फोरस के चारों ओर जितने भी ऑक्सी एसिड में हाइड्रोजन और OH लगे हुए हैं, तो इनका जो इसका जो अरेंजमेंट है वो टेट्राहेड्रल है, आप देख रहे हैं। ठीक है, टेट्राहेड्रल है। ठीक है, तो इस तरह से फर्स्ट इसकी केमिस्ट्री क्या हुई कि ये सभी स्ट्रक्चर जो ऑक्सी एसिड के, फास्फोरस के ऑक्सी एसिड हैं, उनके अंदर सभी अरेंजमेंट जो है सब में वो फास्फोरस के चारों ओर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर जो है वो पाई जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि बेसिसिटी ऑफ एन ऑक्सी एसिड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ OH ग्रुप अटैच टू द फास्फोरस। जैसे मैंने पहले बताया कि जितनी भी बेसिसिटी है वो OH ग्रुप, जितने OH ग्रुप जुड़े हुए हैं उसके इक्वल है। इसमें OH ग्रुप जितना जुड़ा होगा उसकी बेसिसिटी उतनी ही होगी, इसमें OH ग्रुप जितना जुड़ा होगा बेसिसिटी उतनी ही होगी। ओके, उसके बाद में हम कह सकते हैं द ऑक्सी एसिड इन विच डायरेक्ट pH बॉन्ड इज प्रेजेंट। जो वो ऑक्सी एसिड जिनके अंदर डायरेक्ट P के साथ में हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है फास्फोरस के साथ में, वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट का इसीलिए करेंगे क्योंकि वो हाइड्रोजन दे रहे हैं, और जो हाइड्रोजन देगा वो अपचयन करेगा, क्योंकि जो हाइड्रोजन लेगा उसका अपचयन हो रहा है तो वो अपचायक हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जहाँ पर देखिए इसमें भी pH सीधा जुड़ा हुआ है, इसमें भी pH सीधा जुड़ा हुआ है, और नीचे वालों में नहीं है लेकिन इन दोनों में है। ठीक है, तो अस एसिड जो होते हैं उनके अंदर क्या होता है, अधिकतर हाइड्रोजन सीधा जुड़ा हुआ है, मतलब वो अपचायक का काम करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट का काम करते हैं। ठीक है, ये पता चल गया आपको। फिर आगे चौथा पॉइंट हम याद करेंगे कि ऑल्दो द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस इन डिफरेंट ऑक्सी एसिड्स इज़ डिफरेंट। मतलब सभी ऑक्सीडेशन स्टेट सभी फास्फोरस ऑक्सी एसिड के अंदर जो हम याद कर रहे हैं उनके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, ऑक्सीकरण अवस्था फास्फोरस की, वो अलग अलग है, लेकिन इनकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो बिल्कुल लगभग सेम है। ठीक है, ये जो भी हमने एसिड किए हैं ये सल्फ़र के एसिड की तरह नहीं है कि कोई वीक है या कोई स्ट्रॉन्ग है। ये इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो अलग अलग है, लेकिन इनकी स्ट्रेंथ जो है वो सेम है। इसके बाद में हमारे पास 4 पॉइंट हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो आर्सेनिक है वो भी जो है बनाता है, आर्सेनियस एसिड बनाता है। ठीक है, आर्सेनिक के बारे में अगर हम बात करें तो, और उसकी बेसिसिटी जो है वो भी जो है वीक एसिड की तरह वो आर्सेनिक काम करता है। तो हमारे सिलेबस में एक्चुअली फास्फोरस ज़्यादा है, तो हम
15th ग्रुप के अंदर हम जो है नाइट्रोजन और फॉस्फोरस कर रहे हैं, तो इसमें फॉस्फोरस जो है उसके अंदर आपको ऑक्सी एसिड्स लर्न करने हैं, और जितने ऑक्सी एसिड्स हैं उनकी स्ट्रक्चर लर्न करनी है, उसकी एसिडिटी बेसिसिटी बतानी है। बेसिसिटी क्या होती है? क्षारकता होती है। जितने OH होते हैं उतनी ही क्षारकता होगी, ठीक है। और ये हम बता सकते हैं कि ये भी जितने भी हैं इनकी सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट चाहे अलग है, लेकिन फास्फोरस के जितने भी ऑक्सी एसिड्स बनेंगे इनकी स्ट्रेंथ सेम रहेगी, लगभग सेम रहेगी। ऐसा सल्फर में नहीं था। ओके, तो आपको एक तो ये करना है फास्फोरस के बारे में। इसके अलावा आपको थोड़ा सा कुछ पढ़ना है, हल्का सा, क्योंकि आपके सिलेबस में सिर्फ इतना ही है। तो हम इसके जो हैं ऑक्सी एसिड्स जो आपने किए हैं इसके हम थोड़े यूजेस पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो हम इसमें फास्फोरस के हीटिंग इफ़ेक्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पे हीटिंग इफ़ेक्ट। देखिए जो H3PO4 है, ठीक है, H3PO4 यहाँ पर हमने ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड था ये, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा एसिड है। ये ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड है, ठीक है। इसको हम हीट करेंगे क्योंकि हम हीटिंग इफ़ेक्ट पढ़ रहे हैं फॉस्फोरस के ऑक्सी एसिड्स पर। तो हम अगर इसको 220 डिग्री पर हीट करते हैं, जेंटल हीट करते हैं, तो इसमें से पानी निकल जाएगा। मतलब वाटर जो है, इसमें वाटर के मॉलिक्यूल एन मॉलिक्यूल अगर निकल जाते हैं तो हमें क्या मिलेगा? पायरोफॉस्फोरिक एसिड मिल जाएगा, ठीक है। जैसे हमने सल्फ़र में सल्फ्यूरिक एसिड और ओलियम बनाया था, उसी तरह से हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसके बाद हम इसको स्ट्रॉन्ग हीट करते हैं। स्ट्रॉन्ग हीट पर 320 डिग्री पर हम इसको हीट करेंगे तो हमें मेटाफॉस्फोरिक एसिड मिलेगा, ठीक है। अगर हम इसे स्ट्रॉन्ग हीट करते हैं तो हमें HPO3 मिलेगा, जो हमारा सबसे लास्ट वाला सीरीज़ में था टेबल में वो, ठीक है। और मैंने आपको इसकी स्ट्रक्चर नहीं बताई थी, उसमें पॉलीमेरिक लिखा हुआ था, तो इसकी स्ट्रक्चर ये वाली है। मेटाफॉस्फोरिक एसिड को यूँ लिखते हैं। आप बना भी सकते हैं इसको और इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद देखिए ये है हमारे पास H3PO3, ये है हमारा ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। ऑर्थोफॉस्फोरस, आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा, अस और इक दोनों ध्यान रखने हैं, ठीक है। तो फास्फोरस कौन सा है? ऑर्थोफॉस्फोरस। और ऑर्थोफॉस्फोरिक कौन सा है? तो यहाँ पर ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड जो है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। इसको अगर हीटिंग इफ़ेक्ट कर रहे हैं तो अगर इसको 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम गर्म करें तो हमें फॉस्फीन मिलती है, और उसके अलावा हमें फॉस्फोरिक एसिड मिलता है H3PO4। ये फॉस्फोरिक एसिड वही है जिसको हमने गर्म किया था और हमें पायरोफॉस्फोरिक एसिड मिल गया था। मतलब इस क्रिया को हम और भी आगे चला सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हमें जो है आगे जो है गर्म करने पर अलग तरह के एसिड्स मिल जाएंगे। इसके बाद में हम देखते हैं मेटाफॉस्फेट्स। मेटाफॉस्फेट साइक्लिक फॉस्फेट्स होते हैं। साइक्लिक फॉस्फेट्स जो हैं, डाईमेटाफॉस्फेट आयन जो है वो इस तरह से बनता है। ये साइकिल बन रहा है एक तरह से, इसीलिए इसको मेटाफॉस्फेट्स बोलते हैं, साइक्लिक फॉस्फेट्स बोलते हैं। मेटाफॉस्फेट आयंस जो हैं, इसमें डाईमेटाफॉस्फेट आयन इस तरह से बनेगा। आपको इसकी स्ट्रक्चर लर्न करनी है। इसी तरह से टेट्रामेटाफॉस्फेट इस तरह से बनेगा, और इसी तरह से बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर जो ट्राईमेटाफॉस्फेट है वो इस तरह से बनेगा।
ये है ट्राईमेटाफॉस्फेट। ठीक है, ट्राईमेटाफॉस्फेट। ठीक है, ट्राई मतलब इसके 3 मॉलिक्यूल जो हैं वो आपस में जुड़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर मोनोमेटाफॉस्फेट आयन का कोई भी जो है एग्जिस्टेंस का एविडेंस नहीं मिलता है कि एक मेटाफॉस्फेट बने। डाई, ट्राई, टेट्रा मेटाफॉस्फेट्स बनते हैं। अब इनके यूजेस क्या हैं? तो यूजेस जो हैं इनके वो हैं वाटर सॉफ्टनिंग के अंदर ये काम आते हैं। ठीक है, कैल्गोन जो है उसके रूप में काम आते हैं। सोडियम मेटाफॉस्फेट जो है वो वाटर सॉफ्टनिंग में काम आता है। दूसरा यूज़ इसका है प्लास्टिसाइज़र के रूप में ये काम आते हैं। प्लास्टिसाइज़र का मतलब होता है कि किसी भी सब्सटेंस में डालने पर किसी भी प्लास्टिक की इलास्टिसिटी इम्प्रूव हो जाती है, उसको कहते हैं प्लास्टिसाइज़र। ट्राई एरिल फॉस्फेट ऐसा कंपाउंड है जो प्लास्टिसाइज़र के रूप में यूज़ होता है। यूज़ ऑफ डाइसोडियम हाइड्रोजन पायरोफॉस्फेट मतलब यहाँ पर पायरोफॉस्फेट जो है उसको हमने सोडियम से इसको रिप्लेस कर दिया डाइसोडियम हाइड्रोजन पायरोफॉस्फेट। H2P2O7 को Na2, ठीक है, Na2H2P2O7 आ गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए 8 आ रहा है। इसका मतलब है हमने पहले भी सल्फ्यूरिक एसिड सल्फ़र के ऑक्साइड्स थे, उसमें भी हमने पढ़ा था कि जो सल्फ़र के ऑक्साइड हैं उसमें जो इक आता है उसका जो सॉल्ट बनता है वो 8 बनता है। ठीक है, तो इसी तरह से अस जो होता है उसका सॉल्ट 8 बनता है। अस का सॉल्ट 8 बनेगा। ठीक है, फॉस्फोरस का सॉल्ट फॉस्फेट बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये सॉल्ट बन रहा है और इसकी हम सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करवा रहे हैं। तो इसके जो रिएक्शन है उसमें सोडियम ये इस तरह से रिएक्शन होगी, CO2 बनेगा प्लस H2O बनेगा प्लस इसमें Na4P2O7 बनता है। ये जो कंपाउंड है ये कंपाउंड जो है वो यूज़ होता है इंडस्ट्रीज़ में। ठीक है, इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि ये जो फॉस्फर के ऑक्सी एसिड्स होते हैं, इसके मेटाफॉस्फेट्स होते हैं वो इंडस्ट्रीज़ में काम आ रहे हैं। ठीक है, तो ये इसके यूजेस हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट phosphorus, oxy acids of phosphorus. Okay, thank you.